नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज का चुनाव खत्म हो चुका है और अब पांचवें फेज का चुनाव प्रचार तूफानी रूप ले चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में लगी हुई है। हमारी नजर भी चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी आपको समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और सबसे पहले बात करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार विरोधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के रण में पीएम मोदी ने आज यूपी की धरती से दावा किया कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। पीएम ने कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी पर जिस तरह से हमले किए, उससे सियासत बेहद गर्मा गई है। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण से ये दावा पीएम मोदी कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री ने बाराबंकी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। 4 जून बहुत दूर नहीं है। बाराबंकी की रैली में पीएम ने कहा कि इंडिया अलायंस वालों के लिए देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। ये अगर सत्ता में आए तो राम मंदिर में बुलडोजर चलवा देंगे। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। पीएम दावा कर रहे हैं कि विपक्ष ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। बाराबंकी के बाद पीएम मोदी यूपी के फतेहपुर में बड़ी चुनावी रैली की। यहां पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए अब मिशन 50 का लक्ष्य रखा है। अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। भानुमती के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार विरोधियों पर तेज प्रहार कर रहे हैं और अपनी जीत के दावे भी उतनी ही तेजी से कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि 4 जून से पहले ही विरोधियों पर पीएम मानसिक तौर पर बढ़त बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप मिशन 50 वाली चुनावी चाल को समझिए। लोकसभा चुनाव में प्रचार की गर्मी चरम पर है। पीएम मोदी चुनावी मैदान में जमकर सियासी वार कर रहे हैं। पीएम मोदी का आत्मविश्वास बोल रहा है। पीएम मोदी को लोगों का रिस्पांस भी जबरदस्त मिल रहा है और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार एनडीए के लिए 400 पार की बात कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष थका थका दिख रहा है। मोदी विपक्ष की पराजय की पटकथा लिख रहे हैं। पीएम मोदी ने विरोधियों की हार की भविष्यवाणी भी कर दी है और कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस अब मिशन 50 पर काम कर रही है ताकि कम से कम 50 सीट मिल सके। यही नहीं, 5वें चरण की वोटिंग के पहले पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष अब हार का ठिकरा फोड़ने के लिए चेहरा तलाश रहा है और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयानों के जरिए हमला किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। हार जीत के दावे तो हो ही रहे हैं,
पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक नया नारा दिया है, जिस पर पलटवार चिराग पासवान की ओर से किया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच नेता अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रहे हैं। नए नए शब्दों का प्रयोग भी हो रहा है। इसी बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए एक नया नारा दिया। नारा है चेंज इन 24। तेजस्वी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता परेशान है, ऐसे में वो 2024 में बदलाव चाहती है। जनता कह रही है चेंज इन 24, चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है, भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग कहते हैं चेंज जरूर होगा। इंडिया अलायंस ने जो एक सीट जीती थी, इस बार वो भी उनसे छिन जाएगी। Change in 24. Okay, so there will be a change. The one seat जो ये लोग जीते हैं वो भी इनसे छिन जाएगी। सो महागठबंधन एक्चुअली 0 पे आउट होगा। ये एक चेंज जरूर आएगा। चेंज किसका होगा? सरकार जाएगी या फिर विपक्ष को सत्ता की कुर्सी मिलेगी? इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा। पर तेजस्वी के नारे पर सियासत सुलग जरूर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप तेजस्वी यादव के चेंज इन 24 वाली चुनावी चाल को समझिए। लोकसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान अभी तक हो चुका है। 4 चरण में आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग भी हो चुकी है और अब 3 चरण में 163 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। लास्ट के 3 चरण के चुनाव में सियासी दल मानसिक बढ़त बनाने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि नेता एक जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जीत का दावा किया है और तेजस्वी यादव ने चेंज इन 24 का जिक्र किया है, यानी 24 के लोकसभा चुनाव में बदलाव की बात तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव के चेंज इन 24 वाले बयान पर एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पलटवार किया। चिराग पासवान का कहना है कि चेंज तो होगा, लेकिन वो महागठबंधन के विरोध में होगा। 2019 में महागठबंधन को बिहार में 1 लोकसभा की सीट मिल गई थी, इस बार 1 भी नहीं मिलेगी। मतलब ये कि दोनों ही गठबंधन के नेता चुनाव में मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। काराकाट से पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर आरएलएम के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने बड़ा बयान दिया है। माधव आनंद ने कहा कि अगर वो बीजेपी के सदस्य हैं तो बीजेपी को उन पर एक्शन लेना ही चाहिए। माधव आनंद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि पवन सिंह पर उचित समय पर पार्टी उचित कार्रवाई जरूर करेगी। और पवन सिंह के ऊपर तो उचित समय पर उचित कार्रवाई पार्टी करने जा रही है और पवन सिंह बुरी तरीके से हारेंगे। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही काराकाट लोकसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी का सदस्य रहते हुए पवन सिंह ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर सबको हैरान कर दिया था। यही नहीं, कुछ ही दिनों बाद उनकी मां ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। लेकिन नॉमिनेशन वापसी के आखिरी दिन पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद पवन सिंह समेत 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बच गए हैं। नॉमिनेशन वापसी का समय खत्म होने के साथ ही अब ये साफ हो गया कि पवन सिंह चुनाव से पीछे नहीं हटने वाले। मतलब बीजेपी का सदस्य रहते हुए पवन सिंह बीजेपी समर्थित एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती दे रहे हैं। पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर आरएलएम के प्रवक्ता माधव आनंद ने बड़ा बयान दिया है। माधव आनंद ने कहा कि अगर वो बीजेपी के सदस्य हैं तो बीजेपी को उन पर एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी के मेंबर हैं जो मुझे नहीं पता है तो स्वाभाविक है बीजेपी को एक्शन लेने की तो आवश्यकता होनी ही चाहिए। आरएलएम के प्रधान महासचिव माधव आनंद के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रवक्ता रामसागर सिंह ने साफ कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा ही काराकाट से एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार हैं।
कुशवाहा की 2014 से भी ज्यादा मतों से जीत होगी। जहां तक पवन सिंह का सवाल है, पवन पर उचित समय पर पार्टी उचित कार्रवाई करने जा रही है। और पवन सिंह के ऊपर तो उचित समय पर उचित कार्रवाई पार्टी करने जा रही है और पवन सिंह बुरी तरीके से हारेंगे। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से काराकाट की चुनावी जंग त्रिकोणीय हो गई। पवन सिंह एनडीए के ऑफिशियल उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह को कितनी चुनौती दे पाते हैं, ये 4 जून को आने वाले नतीजों में पता चलेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बगावत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है और पवन सिंह पर कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब आप काराकाट में पवन सिंह के चुनावी चाल को समझिए। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक हैं। पवन सिंह की एक बहुत ही अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। पवन सिंह पिछले चुनाव तक बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं और इस चुनाव में बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया और इसके बाद पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। वहीं काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा या कहें कि कोयरी समाज के बड़े नेता हैं। पवन सिंह के खड़े होने से उपेंद्र कुशवाहा का वोट कट सकता है, क्योंकि पवन सिंह का राजपूत जाति से संबंध है और राजपूत एनडीए का वोटर रहा है। यही नहीं, अपनी चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के नेता माधव आनंद ने पवन सिंह पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पवन सिंह पर कार्रवाई जरूर होगी और उपेंद्र कुशवाहा ही एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। चूंकि बिहार में जाति के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, इसलिए काराकाट का जातीय समीकरण समझना भी बेहद जरूरी है। तो देखिए, काराकाट में सबसे ज्यादा वोट जो है वो कुशवाहा जाति का है, जिस जाति से उपेंद्र कुशवाहा और इंडी अलायंस के उम्मीदवार राजा राम सिंह का संबंध है। वहीं दूसरे नंबर पर जाति जो है वो यादव जाति का वोट ज्यादा है और तीसरे नंबर पर आती है राजपूत जाति, जिसका वोट बैंक यहाँ पर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। पवन सिंह का संबंध राजपूत जाति से है, तो पवन सिंह को पता है कि भीड़ जुटाना अलग बात है और भीड़ को वोट में बदलना अलग बात है। तो यही वजह है कि पवन सिंह ना तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और ना ही आरजेडी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह पर कार्रवाई की बात कहकर पूरी स्थिति को साफ कर दिया है, जिससे पवन सिंह की मुश्किल बढ़ सकती है और उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता साफ हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। अपने खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में अब देख लेते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का हाल और वहां के सियासी समीकरण। शाही लीची के लिए पूरे देश में जाना जाता है बिहार का मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर की धरती ही है जहां से क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूंका था। बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर सीट की खूब चर्चा है। इसकी वजह है बीजेपी का अपने सिटिंग सांसद अजय निषाद का टिकट काट देना और निषाद का टिकट कटने के बाद कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरपुर सीट से ही चुनावी मैदान में अजय का उतर जाना। इस बदलाव ने मुजफ्फरपुर की सियासत को कितना बदला है, ये भी जानेंगे। पहले मुजफ्फरपुर सीट से जुड़े कुछ आंकड़े देख लीजिए। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 18,62,997 हैं। पुरुष वोटर 9,82,931, जबकि महिला वोटर 8,80,012 है। ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या 54 है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण पर यदि नजर डालें तो पता चलता है यहाँ सबसे ज्यादा ईबीसी 29%, ओबीसी 24%, सामान्य 22%, एससी 14% और मुसलमान 10% हैं।
मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के बड़े जातीय वोट बैंक की यदि बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा भूमिहार जाति के वोटर हैं। दूसरे नंबर पर वैश्य जाति है, तीसरे नंबर पर यादव और चौथे नंबर पर मल्लाह जाति का वोट बैंक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प हो गई है। बीजेपी से लगातार 2 बार 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले अजय निषाद इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो बीजेपी ने राजभूषण निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। मुजफ्फरपुर की जनता क्या तीसरी बार अजय निषाद पर ही भरोसा जताती है या फिर बीजेपी पर, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।